नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। मैं हूं आपके साथ सिमरन। और जिस तरीके से हमारे पिछले हफ्ते के एपिसोड में हमने बात की भारत और जियोपॉलिटिकल रिश्तों की, यानी कि जियोपॉलिटिकल में जो भी एपिसोड्स हो रहे हैं उनका भारत पर क्या असर पड़ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था पर और हमारे बाकी देशों के साथ रिश्तों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि किस तरीके से बाकी देशों पर एनर्जी की निर्भरता को हम कम कर सकते हैं। और हमारे साथ आज भी शो के लिए मौजूद हैं हमारे मेंटर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी और हमारे गेस्ट श्री राजेंद्र जी। तो सुनील जी, राजेंद्र जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। नमस्कार। नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया का आज का एपिसोड। सुनील सर, डिफेंस के लिए भी हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। हम एक टाइम पर सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर भी रहे हैं, लेकिन आज शायद स्थिति बदल रही है। तो किस तरीके से ये तस्वीर बदली है और आगे कैसे बदलेगा, और ख़ास तौर पे अगर आत्मनिर्भर भारत की हम बात करें तो डिफेंस में यानी कि रक्षा में कैसे हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं? जी सिमरन, बहुत ही बुनियादी सवाल किया है आपने। इसको मैं एक संदर्भ से शुरू करूँगा कि 1962 का चीन युद्ध, 1971 का पाकिस्तान बांग्लादेश युद्ध, 1999 का कारगिल। हमने हर बार अनुभव किया कि जब भी असली जरूरत होती है तो विदेशी सप्लायर अपना हाथ खींच लेते हैं। जब सबसे ज़्यादा हमें उसकी जरूरत होती है तो हथियार वही देगा जो उन्हें बनाता है, और जो दूसरों के हथियारों से लड़े वो आज़ाद नहीं कहला सकते। तो इसीलिए आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं, ये सुरक्षा का बुनियादी सिद्धांत है। और अब बदलाव देखिए, 2014 में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 686 करोड़ रुपए था। 24-25 में ये बढ़कर 23,622 करोड़ के लगभग हो गया, उसे पार कर गया। यानी लगभग 35 गुना की बढ़ोतरी हुई। यह अगर इंडिपेंडेंट इंडिया की हम बात करें तो ये सबसे बड़े नीतिगत बदलाव में से एक है। क्या क्या निर्यात कर रहे हैं हम, अगर हम ये देखते हैं तो ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को देते हैं हम, तेजस लड़ाकू विमान कई देशों के साथ बातचीत चल रही है, आकाश मिसाइल सिस्टम जो है हमारा वो आर्मेनिया और कई अफ्रीका देशों को हम दे रहे हैं, ड्रोन, गोला बारूद, हाल ही में पिनाका रॉकेट सिस्टम हमने आर्मेनिया को दिया, डॉर्नियर विमान, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो हैं वो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और ICCS इंटीग्रेटेड कोस्टल सर्विलेंस सिस्टम कई मित्र देशों को हमने दिए। लेकिन डिफेंस सेक्टर की आत्मनिर्भरता का असली असर हमारी पूरी इकोनॉमी पे पड़ता है। कैसे? पहला, MSME को बूस्ट मिलता है। आज 16,000 से अधिक MSME डिफेंस सप्लाई चेन में हैं। दूसरा, हाईटेक रोजगार, सेमीकंडक्टर, AI, ड्रोन, साइबर, इन सब में रोजगार बढ़ते हैं तेजी से। तीसरा, R&D और पेटेंट, क्योंकि जब हम खुद बनाते हैं तो हमारे नाम पे पेटेंट होते हैं और हमें रिसर्च करनी पड़ती है जो कि बहुत जरूरी है। और यदि हम देखें R&D और जो हमारा पेटेंट है, DRDO के सहयोग से हमने प्राइवेट सेक्टर में खोल दिया है इसको, तो उससे बहुत तेजी से हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और चौथी, अगर हम बात करें तो विदेशी मुद्रा की बचत, क्योंकि जैसे आपने कहा कि पहले हम इंपोर्ट करते थे, जब इंपोर्ट करोगे तो विदेशी मुद्रा बाहर देनी पड़ेगी, जब इंपोर्ट बंद होगा तो विदेशी मुद्रा बचेगी आपकी, और हर रुपए का स्थानीय डिफेंस उत्पादन हमारी बचत है। एक और उदाहरण दूंगा, हमारा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको कभी हम माना जाता था कि एक सरकारी कंपनी है और कुछ नहीं करती और लॉस में चल रही है और बेकार, हम कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन आज देखो ना, पूरा सब कुछ चेंज हो गया सिनेरियो। आज ये तेजस बना रहा है, हाल ही में रिकॉर्ड प्रॉफिट कमा रहा है, और इसके शेयर ने कई गुना रिटर्न भी दी है हमारे जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया था। ये वही HAL है जिसकी कभी हम आलोचना किया करते थे। क्या फर्क आया? साफ दृष्टि, लगातार समर्थन उसको दिया गया, उसको इनोवेशन करने दी गई और उसने काम किया और वो आगे बढ़ा। हमारी फर्म साक ने भी कई डिफेंस PSU के साथ काम किया। मैं देख रहा हूं कि यह क्षेत्र अगले 10 साल में 4 गुना लगभग और बढ़ेगा। निर्यात का लक्ष्य 2029 का मैं देखता हूं तो 50,000 करोड़ रुपए का है, और ये केवल हथियारों का नहीं है। इसे हम ये नहीं कह रहे कि हथियारों का निर्यात नहीं है, ये भारत की वैश्विक स्थिति का निर्यात है। और आखिरी बात,
डिफेंस सेक्टर वह है जहां मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड एक हो जाते हैं। क्या बात है। हमारे जवान सीमा पर लड़ रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स कारखाने में लड़ रहे हैं, हमारे राजनयिक मीटिंग रूम में लड़ रहे हैं। यह त्रिवेणी विकसित भारत की रक्षा आर्थिक नींव है, मैं ऐसे कह सकता हूं। और इसको मैं सम अप करना चाहूं तो यह बोल सकता हूं कि जो रक्षा में आत्मनिर्भर है वही सच में आजाद है, और आजाद भारत ही विकसित भारत है। बहुत बढ़िया। राजेंद्र सर, एक वॉरफेयर होता है जो बॉर्डर पर होता है, एक वॉरफेयर होता है जो साइबर सिक्योरिटी के युग में चल रहा है। तो इसके लिए हम इकोनॉमिकली और डिजिटली कितने तैयार हैं? आज का जो युद्ध है वो हाइब्रिड है। पारंपरिक हथियार, साइबर अटैक्स, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, आर्थिक प्रतिबंध यानी इकोनॉमिक सैंक्शंस और टेक्नोलॉजी की सैंक्शंस सब एक साथ है। तो भारत के लिए सबसे बड़े खतरे हैं वो साइबर के खतरे हैं। एक बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम पर हमले होते हैं। यूपीआई में करीब करीब रोज 50 करोड़ से अधिक के ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उसके ऊपर भी साइबर अटैक्स होते हैं। अब ये स्ट्रैटेजिक वेल्थ है, हमारी रणनीतिक संपत्ति बोला जाता है इसे। दूसरा, बिजली के ग्रिड पर हमले होते हैं। 2020 में मुंबई में सबसे बड़ा बिजली का ब्लैकआउट हुआ, कुछ मिस्टीरियस बातें उसमें थी। तीसरा, रैंसमवेयर अटैक्स होते हैं, जैसे एम्स दिल्ली पर 2022 में एक बहुत बड़ा हमला हुआ। ये सबके लिए बहुत बड़ा सबक था। हमारी तैयारी 3 मोर्चे पर चल रही है। एक है सर्टिन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी की काम करती है। दूसरी NCIPC, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, जो बिजली, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और हेल्थ केयर जैसे जरूरी क्षेत्र की सिक्योरिटी करता है। तीसरा, डिफेंस साइबर अटैक। डिफेंस साइबर एजेंसी जो साइबर की एक सेना की साइबर डिवीजन है। और गुप्ता जी, हमारी जो फर्म है सार्क, वो कलर टोकन जैसे इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी कंपनी की इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है। यह दिखाता है कि भारतीय प्राइवेट सेक्टर इस लड़ाई में बराबर का पार्टनर बनते जा रहा है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की 2047 की डिजिटल भारत की रक्षा करेगी, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी करेगी। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। समझे हुए संकट से डर नहीं, वह आपका अवसर बन जाता है। विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अपना बिजनेस बढ़ाइए यूको MSME नारी सम्मान के साथ। यूको स्टार्टअप स्कीम से पाइए इजी फंडिंग, क्विक अप्रूवल्स और ग्रोथ गारंटीड। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नया बूस्ट। एम्पावर योर आइडियाज एंड ग्रो विद यूको बैंक युवा शक्ति। यूको अभिनंदन के साथ करें स्मार्ट स्विच। पाएं बेटर इंटरेस्ट रेट्स और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिलायबल पार्टनर। यूको कॉन्ट्रैक्टर स्कीम देगा आपको वर्किंग कैपिटल और प्रोजेक्ट सपोर्ट दोनों एक साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। सुनील सर, अब बात कर लेते हैं मिडिल क्लास की, क्योंकि अगर हम देखें कि मिडिल क्लास पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? ईंधन का, जिसमें रसोई गैस भी आती है, जिसमें PNG भी आती है, जिसमें पेट्रोल भी आता है। और अगर कमोडिटीज़ की बात करें तो गोल्ड भी अपने रिकॉर्ड पर है। कैसे इस आर्थिक संकट में मिडिल क्लास अपनी खुद की सुरक्षा करे?
देखिए, ये बिल्कुल बहुत ही साधारण क्वेश्चन है और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है कि जब भी इस तरह की स्थितियां बने तो एक आम जो हमारा मध्य वर्गीय परिवार है वो क्या करना चाहिए। क्योंकि टीवी पर जो भू राजनीति की चर्चाएं होती है वो अक्सर बहुत ऊंचे लेवल पे होती हैं, पर असली हमारे घर में जो गृहिणी हैं वो रसोई में देखती है क्या बड़ा कैसे हुआ। हमारे जो पिता या हमारे जो भाई हैं या जो हमारे बच्चे हैं वो पेट्रोल टैंक की तरफ देखते हैं। छात्र को लैपटॉप की कीमत से ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो सबके अलग अलग हैं। तो इसको अगर मैं आसान शब्दों में समझाना चाहूँ तो ये देखते हैं कि कैसे विदेशी लड़ाई अलग कंट्री में हो रही है लेकिन मेरे घर तक कैसे पहुँचती है, आपके घर तक कैसे पहुँचती है। तो रूस यूक्रेन युद्ध से सूरजमुखी का तेल महंगा हुआ। यूक्रेन दुनिया को 50% एक्सपोर्ट करता था, तो युद्ध हुआ तो वो जो भी निर्यात करता था सबके इम्पैक्ट पड़ा। आपकी रसोई में जो खाना पकाने का तेल था उसकी कीमत बढ़ गई। मध्य पूर्व में चुनाव हुआ तो कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई। आपका पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। डीजल से ट्रक चलते हैं, ट्रक से सब्जी आती है, सब्जी महंगी हो गई। लाल सागर संकट से इलेक्ट्रॉनिक महंगे हो गए। आपका मोबाइल, एसी, फ्रिज कीमतों पर असर पड़ गया। अमेरिकी तनाव से डॉलर मजबूत हुआ। आपके बच्चे अगर विदेश में पढ़ते हैं या आपकी विदेश यात्राएं महंगी हो गई या आप जो भी वहां से कुछ इंपोर्ट करते थे तो महंगा हो गया। साथ ही एक और रोचक बात है सोना, जैसा आपने जिक्र किया। जब आर्थिक अस्थिरता होती है तो सोना चढ़ता है। 5 सालों में सोना 80% से ज्यादा बढ़ गया। यह केवल संयोग नहीं है, भू राजनीति का सीधा रिफ्लेक्शन है। भारत में पारंपरिक रूप से हम सोने के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। हमारे लिए दर्द भी है कैसे खरीदें, महंगा हो गया, लेकिन फायदा भी है क्योंकि हमारे पास पहले से सोना है, वो महंगा हो गया। मिडिल क्लास परिवार के लिए अगर आपने पूछा कि क्या करना चाहिए तो मैं अपनी समझ से 5 सलाह उन्हें देना चाहूंगा कि 5 सूत्री कार्यक्रम उन्हें देना चाहूंगा। पहला सूत्र, डाइवर्सिफाई करो, यानी अपनी बचत को बंटवारा करके अलग अलग पॉकेट में डालो। मतलब जैसे हमारे यहाँ कहावत थी, एक टोकरी में सारे अंडे मत रखो, कि अपना 50-60% आप इक्विटी में लगाओ, 20% पीपीएफ एफडी में लगाओ, 10% सोने में लगाओ, 10% इमरजेंसी फंड रखो। मतलब उसको डाइवर्सिफाई करके रखो, जो भी पैसा आपके पास है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण, इंश्योरेंस फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट सेकंड वाली पॉलिसी, यानी पहले बीमा फिर निवेश, उस पे जाइए जिससे कि आप सुरक्षित रहें यदि कुछ इमरजेंसी होती है तो। पहले परिवार को टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस से सुरक्षित कीजिए, फिर निवेश कीजिए। तीसरा मैं बोलता हूं, अवॉइड बोरोड मनी फॉर स्पेकुलेशन, यानी कर्जा लेकर सट्टा मत के लिए। कर्जा लेकर शेयर या क्रिप्टो में पैसा लगाना आत्महत्या करने के बराबर है। चौथा, स्किल योरसेल्फ कंटिन्यूअसली, यानी लगातार सीखते रहिए। 21वीं सदी है, सबसे बड़ी सुरक्षा आपका कौशल है। आज की दुनिया में आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी आपके पास आपने पढ़ाई की हो या कितने भी टेक्निकल कोर्स किए हो, या लेकिन आपको लगातार उसे अपडेट करना है। आज एआई, डिजिटल मार्केटिंग, पता नहीं क्या क्या जमाने में आ गया है, तो आप कुछ ना कुछ सीखते रहिए, अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहिए। अगर आपने वो नहीं किया तो आप पीछे रह जाएंगे। 5वां मैं बोलता हूं, हमेशा जानकार रहिए, चिंतित नहीं। समाचार देखिए लेकिन डर के कारण डिसीजन मत लें। और मैं एक और बात बोलता हूं कई बारी कि बार बार बोलता हूं इस बात को कि धन की रक्षा करना उतना ही जरूरी है जितना धन कमाना। और भू राजनीतिक संकट के दौर में यह बात और भी ज्यादा सटीक साबित होती है। लेकिन अंत में एक पॉजिटिव बात भी मैं कहता हूं, भारत के लिए भू राजनीतिक संकट लंबे समय से फायदेमंद रहे हैं। जैसे 1991 का खाड़ी संकट हमें लिबरलाइजेशन की तरफ ले गया। 2008 का वित्तीय संकट में हम बच गए। 2020 की महामारी ने हमें वैक्सीन डिप्लोमेसी की हमने, और नाम वर्ल्ड में कमाया। हर संकट के बाद भारत और मजबूत होकर निकलता है, इस बार भी निकलेगा। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं, हमारी युवा की आजादी, हमारी डिजिटल नींव, यह कवच आम आदमी को भी सुरक्षित रखेगा। इसीलिए इसको समअप करते हुए हम बोल सकते हैं, संकट से भागिए मत, समझिए। समझे हुए संकट से डर नहीं, वह आपका अवसर बन जाता है। राजेंद्र सर, अभी सुनील सर ने 5 सूत्र दिए कि किस तरीके से आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। और अगर मैं देखूं तो आने वाले टाइम में कौन कौन से आप सेक्टर्स ऐसे मानते हैं जो कि अच्छा रिटर्न देंगे, जिनमें जनता हमारी निवेश कर सकती है?
सुनील जी ने जो 5 सूत्र हर इंडियन फैमिली के लिए, वो गोल्डन रूल के लिए, गोल्डन रूल के जैसे है। यानी मैं कहूँगा कि यंग इन्वेस्टर जो है उनके लिए कुछ और मैं जोड़ना चाहूँगा इन 5 गोल्डन रूल के साथ। पहला रूल, टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। यानी सब लोग मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं, बट आपको बाजार में सबसे ये देखना है कि कितने समय तक आप रह सकते हो, ये जरूरी है। कब आए कब निकले उतना जरूरी नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो SIP के द्वारा इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके। क्योंकि पिछले 20 साल के आंकड़े दिखाते हैं निफ्टी 50 में SIP ने कम से कम एवरेज 12 to 14% रिटर्न दिया है, और ये युद्ध या इस तरह के संकट के बावजूद। तो इन्वेस्टमेंट के जो अगले क्षेत्र है, जो यानी आगे मैं बोलूँगा 5 क्षेत्र हो सकते हैं जो सबसे एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अट्रैक्टिव है। पहला सेक्टर है डिफेंस और एरोस्पेस, जिसमें सरकार का फोकस भी बढ़ा है और निर्यात भी बढ़ी है। दूसरा है सेक्टर सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स। PLI की वजह से और जो हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है उसके वजह से ये सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स आगे जाके और भी बढ़ेगा। तीसरा सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन, जिससे अपना एनर्जी का एक रिवॉल्यूशन आएगा। चौथा और एक इम्पॉर्टेंट जो सेक्टर है फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग। UPI में भारत ऑलरेडी डिजिटल इकोसिस्टम एक बड़ा बन गया है। और पांचवा और सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है पर्सनली, वो है हेल्थ केयर सेक्टर, क्योंकि भारत की आबादी बढ़ रही है, बूढ़ी हो रही है एक तरह से, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बट एक मैं यहाँ पे एक तरह से चेतावनी आपको देना चाहता हूँ कि FNO जैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन जैसे इन्वेस्टमेंट से दूर रही है। सेबी के आंकड़े ये कहते हैं कि 90% रिटेल FNO ट्रेडर्स जो होते हैं वो पैसा अपना खोते हैं, क्योंकि ये जुआ है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। धन धैर्य से बनता है, चालाकी से नहीं। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। जियोपॉलिटिकल जो संकट होते हैं वो बहुत दूर तक चलते हैं, बहुत लंबे चलते हैं। 2008 का सब प्राइम क्राइसिस, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। और सुनील सर, हम अक्सर ही बात करते हैं अपने शो में कि हमारा जो देश है वो विश्व गुरु है और कैसे लगातार आगे बढ़ रहा है, और बाकी कंट्रीज भी कैसे इंडिया की तरफ देख रहे हैं। विश्व गुरु की प्राचीन भूमिका को हम आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में कैसे पूरा करेंगे? 2047 के भारत में मेरी दृष्टि 5 पंक्तियों में है। एक, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने हमारी। आज ये $4 ट्रिलियन की है, जो मतलब यहाँ से 7.5 गुना हमने आगे बढ़ना है, जिससे कि हम चीन और अमेरिका के करीब पहुँच जाएंगे। 2, सैन्य आत्मनिर्भरता, 90% डिफेंस प्रोडक्शन घर का, और हम दुनिया के टॉप 5 डिफेंस एक्सपोर्टर में हमारा नाम आए। तीसरा, एनर्जी में हमारी आत्मनिर्भरता हो। 70% जो ऊर्जा है वो रिन्यूएबल सोर्स से
और ग्रीन हाइड्रोजन से आए और हम उसके सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी बने। चौथा, डिजिटल सुपरमेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीआई, आधार, ओएनडीसी के बाद अगला डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम ही बनाएंगे और दुनिया भी उसे अपनाएगी। पांचवा, रुपए की क्षेत्रीय करेंसी की स्थिति, दक्षिण एशिया हो, अफ्रीका और मध्य पूर्व के एक हिस्से में रुपया पसंदीदा रिजर्व करेंसी बनता जा रहा है। वैश्विक मंच पर हमारी भूमिका 3 गुना होगी। कैसे, उसके लिए मैं बताना चाहूँगा। पहला कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ यानी दक्षिण देशों की आवाज़, हम 144 करोड़ लोगों की आवाज़ हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अरबों गरीबों के लिए हमारी आवाज़ सबसे भरोसेमंद आवाज़ है। दूसरा, ब्रिज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, हम ना रूसी ब्लॉक के हैं ना अमेरिकी ब्लॉक के, हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीति स्वायत्ता के अग्रदूत हैं। ये हमें बोलना और बताना पड़ेगा। तीसरा, सॉल्यूशन प्रोवाइडर, समाधान देने वाला देश, क्लाइमेट चेंज, स्किल, हेल्थ, डिजिटल समावेश, दुनिया की हर बड़ी समस्या में हमारे पास इंडियन सॉल्यूशन है। अब अगर एक सबसे बड़े बदलाव को चुनना हो तो वह है सोच में बदलाव। 1947 में हम सर्वाइवल यानी जीवित रहने की सोच के थे। 1991 में हम रिफॉर्म यानी सुधार की सोच के बने। 2014 के बाद एस्पायरेशन यानी आगे बढ़ने की चाह और इस सोच के बने। और 2047 तक हमें लीडरशिप यानी नेतृत्व की सोच का बनना है। यह मानसिक बदलाव हमारी सबसे बड़ी क्रांति होगी। डावोस 2026 में हमारे सार्क डावोस डायलॉग के 2 विषय थे। एक था इंडिया सप्लाई चेन पोजीशनिंग और दूसरा था कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। दोनों राउंड टेबल पे मैंने अनुभव किया कि दुनिया भारत को नए सिरे से समझ रही है। अब वे हमें नकल करने वाला देश नहीं, नक्शा बनाने वाला देश मानने लगे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी छलांग है। और अंत में हमारे प्राचीन विश्व गुरु की भूमिका के बारे में मैं इसे रूमानी तरीके से नहीं देखता, मैं इसे आधुनिक आर्थिक रूप में देखता हूँ। नालंदा तक्षशिला के युग में हम ज्ञान के निर्यातक थे, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। स्वतंत्रता के बाद 70 साल में हम सर्विस एक्सपोर्टर थे आईटी सर्विस के द्वारा, ये सबको पता है। 2047 तक हम सिस्टम एक्सपोर्टर बनेंगे। आधार, एपीआई, कोविन, ओएनडीसी जैसी पूरी डिजिटल सिस्टम का हम निर्यात करेंगे दूसरे देशों में। यह आधुनिक विश्व गुरु की भूमिका होगी। और अंत में याद रखिए, अगले 25 साल भारत के होंगे। यह कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये सिर्फ यही एक विकल्प बचा है पूरी दुनिया के पास। यह विकल्प हर भारतीय के रोजमर्रा के निर्णयों में बनता है। कौन सा प्रोडक्ट खरीदें, कौन सा कौशल खरीदें, कौन सा सपना देखें, किस नेता को चुनें। मुझे विश्वास है कि भारत यह विकल्प सही तरीके से चुनेगा। अब मैं इस पूरे को अगर मैं समअप करना चाहूँ तो 2047 तक भारत दुनिया का बाजार नहीं, दुनिया का नक्शा बनाने वाला होगा। यही असली विकसित भारत है। राजेंद्र जी, अभी बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स सुनील सर ने गिनवाए हैं, आप क्या उनमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? सुनील जी के विजन से मैं पूरी तरह से एग्रीएबल हूँ। उनकी जो सिस्टम एक्सपोर्टर की आइडिया है वो सबसे मैं रिवोल्यूशनरी मानता हूँ। मैं उसमें एक बात जोड़नी चाहूँगा, स्ट्रैटेजिक पेशेंस यानी रणनीतिक धैर्य। जियोपॉलिटिकल जो संकट होते हैं वो बहुत दूर तक चलते हैं, बहुत लंबे चलते हैं। 2008 का सब प्राइम क्राइसिस में उभरने में कम से कम 5 से 7 साल लगे। कोविड में उभरने में 3-4 साल लगे। यूक्रेन का वॉर अभी भी 34 साल में है। इसलिए गवर्नमेंट, हमारी जो प्रोडक्शन और जो इन्वेस्टर्स, सभी को पेशेंस रखना पड़ेगा और एक तरह से पॉलिसी कंटिन्यूएशन रखना पड़ेगा। यानी पॉलिसी कंटिन्यूएशन ही देश की सबसे बड़ी संपत्ति है। यूथ के लिए मेरा एक संदेश है, मैसेज है कि पहला तो आप दुनिया को समझिए, केवल इंडिया को नहीं, पूरी दुनिया को समझने से आपको आपका विजन बड़ा हो जाएगा। एक अखबार, एक न्यूज़पेपर इंटरनेशनल न्यूज़ का रोज पढ़िए। दूसरा, एक विदेशी लैंग्वेज,
आपको सीखनी चाहिए, जैसे स्पेनिश हो, फ्रेंच हो, जापानीज, मैंड्रीन या अरेबिक। ये आपको करियर में 50% से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देगी। तीसरा, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लीजिए, चाहे कोई फॉरेन प्रोजेक्ट हो, ऑनलाइन कोर्स हो या फॉरेन ट्रैवल हो। आज का भारत का यूथ ग्लोबल सिटीज़न है, चाहे वो कहीं भी रहे। और सबसे ज़रूरी है, अपने देश पर विश्वास रखिए। कई बार हमें अपने जो न्यूज़ आते हैं वो थोड़े डिप्रेसिव लगते हैं, बट ज़मीनी सच्चाई उससे ज़्यादा कहीं उज्जवल है, बहुत ब्राइट है। मैं दुनिया के बहुत सारे देशों के लोगों से साथ काम कर चुका हूँ और ये मैं विश्वास से कहता हूँ कि आज भारत देश वो देश है जहाँ सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, सबसे ज़्यादा अवसर है। सुनील सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और डिस्कशन हमने किया, और मैं चाहूँगी कि जाते जाते जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, आप उनके लिए अपना एक मैसेज ज़रूर दें। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी कोई बड़ी आपदा आती है तो उसमें अवसर छुपा होता है। उस अवसर को आप खोजिए, चुनिए, अपनी नॉलेज को अपडेट करिए और देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में अपना योगदान दीजिए। बिल्कुल। और इसके साथ ही राजेंद्र जी, आपसे भी मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों के लिए एक मैसेज ज़रूर दें। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि आज की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसका डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी पे असर हो रहा है और वो थोड़ी देर तक दिखेगा भी, बट इसमें से हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छी तरह से बाहर निकलेगी और बहुत ही अच्छा करेगी और ग्लोबल इकोनॉमी में हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। सुनील सर, अब समय हो गया है हमारे आज के जो अतिथि हैं, हम उन्हें सोवेनियर दे के सम्मानित करें। जी। और आप लोग हमारे शो में आए और इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप दोनों ने हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 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 आज की चर्चा में हमें न केवल वैश्विक तस्वीर देखी, बल्कि ये भी समझाया कि भू राजनीतिक यानी कि जियोपॉलिटिकल संकट के बीच भारत के लिए एक अवसर भी छुपा है, बशर्ते हम उसे पहचानें और पकड़ें। और साथियों, ये भी याद रखिए कि आज दुनिया जिस पॉली क्राइसिस से गुजर रही है वो भारत के लिए पॉली चेन है, यानी कि अनेक अवसरों का दौर भी है। ये 25 साल में हमारी पीढ़ी का सबसे बड़ा अवसर है। आज इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ दूरदर्शन के मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं।